नूरी रैंडम वेरिएबल। ठीक है, बर्नौली का आप नाम पहले भी सुन चुके होंगे, इनकी काफ़ी सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौली थ्योरम है। बहरहाल बर्नौली रैंडम वेरिएबल्स वो वाले रैंडम वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू सिर्फ या तो ज़ीरो हो सकती है या वन हो सकती है। तो एक तरह से डिजिटल या डिस्क्रीट किस्म के वेरिएबल्स हैं, बाइनरी वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और फिर जब आप इनको डिफाइन करते हैं तो जाहिर है जो इनका रूल ऑफ मैपिंग है या जो फंक्शन का रूल है वो इस तरह से होगा कि आपके पास एक केस होगा जो कि, या एक पर्टिकुलर सेट ऑफ आउटकम्स होंगे जो कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जीरो पे मैप कर रहे होंगे, और एक पर्टिकुलर सेट ऑफ आउटकम्स होगा जो कि रैंडम वेरिएबल को वन की वैल्यू असाइन करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने दो एग्जांपल्स हैं। मसलन एक एग्जांपल ये है कि अगर कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के हेल्प डेस्क को कांटेक्ट करे या किसी भी कंपनी के हेल्प डेस्क को कांटेक्ट करे फॉर टेक्निकल सपोर्ट, क्या वो कॉल करते साथ फ़ौरन किसी से बात कर सकेंगे? यानी कि फॉर एग्जांपल आप कहीं पे भी कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए कॉल करते हैं तो वहाँ पे उनके जो कॉल सेंटर स्टाफ है क्या वो इमीडिएटली अवेलेबल है, या वो ऑलरेडी किसी और के साथ बात करें तो वो बिज़ी हैं और कॉल करने वाले बंदे को थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा? तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल इस तरह से डिफाइन किया गया है कि अगर इमीडिएटली कॉल कर सकते हैं तो उसको आप डिनोट करें विद एस फॉर सक्सेस, और अगर आपको होल्ड पे रहना पड़ रहा है तो यू आर डिनोटिंग इट विद एफ फॉर फेलियर। तो जाहिर है एक्सपेरिमेंट आपका ये है कि आर यू एबल टू इमीडिएटली टॉक टू समवन ऑन द हेल्पलाइन। तो आपकी जो सैम्पल स्पेस है उसके अंदर दो पॉसिबल आउटकम्स हो गए। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस उसी तरह से आपकी डिफाइन होगी जिस तरह हम पहले बात करते आए हैं जनरल एक्सपेरिमेंट्स की, कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे आपके पास दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, और फिर आप उस सैम्पल स्पेस को, अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास इनिशियली या बाय डिफ़ॉल्ट जो सैम्पल स्पेस है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का सेट नहीं है। अब ये आपके पास कैटेगोरिकल डेटा है। इट कैन आइदर फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ सक्सेस और इनटू द कैटेगरी ऑफ फेलियर। तो अब आप इसको, ज़ाहिर है अगर आपने प्रोबेबिलिटीज़ देखनी है तो इट वुड हेल्प इफ़ यू कुड मैप दिस इनटू न्यूमेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो मैपिंग यहाँ पे अगेन बहुत इंट्यूटिव है, लेकिन फिर भी जो वो मैपिंग का रूल होगा उसको आप रैंडम वेरिएबल कहेंगे। तो यहाँ पे आप एक रैंडम वेरिएबल x डिफाइन कर रहे हैं such that when the outcome is success, that random variable has a value of 1। तो जिस तरह आप कोई भी फंक्शन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप फंक्शन लिखते हैं कि you can denote y equal to f of x, ठीक है, या you can say f of x equals to एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स, जो भी आप कहें। ठीक है, तो उसी तरह की रिप्रेजेंटेशन है। सिंपली अब यहाँ पे जिसको आप पहले एज फंक्शन डिनोट करते थे या वाई डिनोट करते थे, उसको अब आप एक रैंडम वेरिएबल जो भी उसकी नोटेशन है उससे रिप्लेस करें। ठीक है, तो फंक्शन इटसेल्फ जो है वो आपका रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल यानी कि जो फंक्शन है आपके पास, और फंक्शन किस वैल्यू के ऊपर एक पर्टिकुलर यानी कि कौन सी वैल्यू है इनिशियल सेट के अंदर, कोई भी फंक्शन होता है वो दो सेट्स के दरमियान मैपिंग करता है। तो जो मैपिंग का रूल है, दिस इज द फंक्शन। ये आपके पास जो इनिशियल सेट होता है या इनिशियल डोमेन स्पेस होती है, ये आपके पास, आप जनरली इसको एक्स कहते हैं, और जिसके ऊपर फंक्शन मैप करता है उसको आप वाई कहते हो। तो यहाँ पे जो आपका मैपिंग फंक्शन है वो आपका रैंडम वेरिएबल है जिसको यहाँ पे करंटली आप x से डिनोट कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे आप जाहिर है इसको सैम्पल स्पेस से मैप कर रहे हैं। तो ओरिजिनली आपके पास सैम्पल स्पेस है जो कि क्वांटिटेटिव भी हो सकती है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्वालिटेटिव है, और उसको आप मैप कर रहे हैं टू अ डोमेन विच इज़ प्योरली न्यूमेरिकल इन नेचर। और ये वेरी कर रही है फॉर बर्नौली रैंडम वेरिएबल्स। यहाँ पे सिर्फ दो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, ज़ीरो की या वन की। किसी और, अभी हम और एग्जांपल्स देखेंगे रैंडम वेरिएबल्स की, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको 0 से 1 के दरमियान ही मैप करें या सिर्फ 0 सिर्फ 1 हो। लेकिन फॉर बर्नौली रैंडम वेरिएबल्स आपके पास जो जिस सेट पे आप मैप करते हैं उसके अंदर सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे आपने सैम्पल स्पेस की पहली आउटकम को मैप कर दिया, सक्सेस की आउटकम को मैप कर दिया, वैल्यू दे दी 1 की, और फेलियर की आउटकम को आपने वैल्यू दे दी है 0 की। तो ये आपके पास एक बर्नौली रैंडम वेरिएबल है क्योंकि जो आपके पास मैपिंग का रूल है वो सिर्फ दो आउटकम्स रखता है इन द न्यूमेरिकल स्पेस। ठीक है, किसी का कोई सवाल है यहाँ तक, समझ आ रही है? यस सर, क्लियर। इसी तरह दूसरी एग्जांपल जो है यहाँ पे बात की जा रही है कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जहाँ पे टेलीफोन नंबर किसी एरिया कोड के साथ डायल किया जा रहा है यूजिंग अ रैंडम नंबर डायलर। ठीक है, और फिर आपने एक
जाहिर है कि जब आप रैंडमली वो एरिया कोड बेसिकली असाइन कर रहे हैं, किसी कोई भी टेलीफोन नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल कर रहे हैं और साथ उसके इनिशियल जो आपके पास जैसे इस्लामाबाद का एरिया कोड 051 है, ये एरिया कोड जो है आप किसी रैंडम नंबर डायलर के ज़रिए से साथ असाइन कर रहे हैं या अटैच कर रहे हैं। तो आपको नहीं पता कि आप किस पर्टिकुलर सिटी या किस पर्टिकुलर लोकेशन को कॉल कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये नंबर इस्लामाबाद की डायरेक्टरी में मौजूद हो, ये नंबर कराची की डायरेक्टरी में मौजूद ना हो। तो अब आप वो एक रैंडम वेरिएबल इसी तरह से डिफाइन करें कि जो आपका नंबर पूरा बनता है सिलेक्टेड नंबर, क्या वो डायरेक्टरी के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो आप उस रैंडम वेरिएबल को वैल्यू 0 दे रहे हैं, और अगर नहीं करता तो आप उसको 1 की वैल्यू दे रहे हैं। तो अगेन ये आपके पास एक बाइनरी प्रॉब्लम है, और ये फिर जो मैपिंग रूल होगा ये बर्नौली रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। और जाहिर है कि रैंडम वेरिएबल की, जैसे मैंने पहले कहा, कि कोई बाय डिफ़ॉल्ट कोई स्टैंडर्ड नोटेशन एज सच डिफाइन नहीं है। आमतौर पे आप इसको डिफाइन करते होते हैं यूजिंग लेटर्स दैट लाई एट द एंड ऑफ द अल्फ़ाबेटिकल स्पेक्ट्रम, ठीक है, यानी एक्स वाई जेड, इनको कैपिटल लेटर से आप डिनोट करते हैं, लेकिन कौन सा लेटर आप लेते हैं वो आपके ऊपर है। लेकिन ये याद रखें कि जो रैंडम वेरिएबल है, मतलब नाम से लगता है कि ये खुद एक वेरिएबल है, लेकिन असल में रैंडम वेरिएबल वो फंक्शन या वो रूल होता है जो कि मैप कर रहा होता है। तो जो जिस डोमेन से आप मैप करना शुरू करते हैं, यानी कि वो वाले वेरिएबल्स, वो आपके पास सैम्पल स्पेस होती है, और जिसके ऊपर मैप किया जाता है वो रैंडम वेरिएबल या उस फंक्शन का आउटकम होता है। रैंडम वेरिएबल इटसेल्फ वो दो डोमेन्स के दरमियान रूल होता है जिसके तहत आप मैपिंग करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ज़ाहिर है अभी तो हमने एक बड़ी स्पेसिफिक टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल देखा जो कि सिर्फ डिस्क्रीट था, बाइनरी था, जिसको आप बर्नौली रैंडम वेरिएबल कह रहे हैं। अब रैंडम वेरिएबल्स जनरली दो टाइप्स के होते हैं, दे कैन बी कंटिन्यूस और दे कैन बी डिस्क्रीट। तो अभी तक हम जितनी भी टॉपिक्स करते आए हैं उसके अंदर एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये रहा है कि क्या हमारे पास जो जिस पर्टिकुलर टॉपिक से हम डील कर रहे हैं, क्या वो डिस्क्रीट फॉर्म में आप कर रहे हैं या कंटिन्यूस फॉर्म में कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह इनिशियली हमने डेटा सेट्स की बात की थी और उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की थी, तो वहाँ पे हमने क्लास बाउंड्रीज की बात की थी, क्या वो डिस्क्रीट हैं, कंटिन्यूस हैं। तो ये थीम है जो कि स्टेटिस्टिक्स में कैरी करती है थ्रू आउट। तो डेफिनेशन अगेन उसी तरह की है कि डिस्क्रीट आप, चाहे वो रैंडम वेरिएबल हो या बाउंड्रीज हो, आप तब कहते हैं जब जिस चीज़ को आप डिस्क्रीट कह रहे हैं उसकी पॉसिबल वैल्यूज एक फाइनाइट सेट में लाई करें, ठीक है, यानी कि सेट के अंदर एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जिनको आप काउंट कर सकें, या फिर एक इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जो कि काउंटेबली इन्फिनिट हो। अगेन काउंटेबली इन्फिनिट का मतलब ये है कि आपके पास उस इन्फिनिट सीक्वेंस के अंदर एक रूल है जिसके तहत आप उसको प्रोग्रेस, या ये एक सीक्वेंस है, जैसे मसलन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो, जिसके तहत आप अगली वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, मतलब सॉरी, एक रैंडम वेरिएबल है कोई भी, जिसकी वैल्यूज आप कह रहे हैं कि हो सकती हैं सिंपली 0 1 2 3, या जिस तरह अभी हमने पीछे देखा 0 और 1 बर्नौली रैंडम वेरिएबल्स के केस में। तो ये एक फाइनाइट सेट है, या इसी तरह ये अगर सिर्फ 4 वैल्यूज हो सकती हैं, ये भी एक फाइनाइट सेट है। तो इस तरह का वेरिएबल जो है ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। तो बर्नौली रैंडम वेरिएबल्स भी डिस्क्रीट होते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास एक रैंडम वेरिएबल हो जिसकी वैल्यूज इस तरह से प्रोग्रेस करें, लेकिन आप कहें कि दीज गो अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये अगेन इस सेट के अंदर आपके पास एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, क्योंकि जाहिर है इसकी जो अपर लिमिट है वो डिफाइंड नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपके पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है। आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो अगला एलिमेंट है वो हमेशा पिछले वाले का +1 है। तो इसका मतलब ये है कि आप बड़े श्योर तरीके से सारी वैल्यूज जो हैं इनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इवन दो यू कैन नॉट एक्चुअली काउंट देम, क्योंकि अपर लिमिट डिफाइंड नहीं है, इट गोज ऑन टू इन्फिनिटी विच इज अनडिफाइंड। लेकिन आप कहेंगे कि दिस इज काउंटेबली इन्फिनिट, ठीक है। असल में अगेन टू बी प्रिसाइज आप इसको काउंट नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको एक सीक्वेंस की मदद से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मसलन आप ये कह सकते हैं कि कोई भी एक्स जो है एट लोकेशन k+1 वुड बी एक्स के, यानी कि जो पिछले इंडेक्स के ऊपर मौजूद है, प्लस अ वैल्यू ऑफ 1। तो ये एक रूल के तहत आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस वुड अगेन बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। लेकिन अगर आपके पास एक पूरी रेंज हो, अब जैसे आपके पास अब नीचे दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर दोनों सेटिस्फाई हों तो फिर आप कहेंगे कि रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस है। पहली कंडीशन ये है कि द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज
consists of either all numbers in a single interval or all numbers in a disjoint union of such intervals. बात यह है कि अगर आप नंबर लाइन को देखें तो अब जैसे यहाँ पे 0 से 3 का हमने इंटरवल देखा, लेकिन हमने कहा कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो था वो इस तरह का था कि बीच में बड़ी क्लियर प्रोग्रेशन के साथ ही स्पेसिफिक वैल्यूज सिर्फ वो ले सकता है इस इंटरवल पे, ये डिस्क्रीट था। लेकिन अगर मैं कहूँ कि रैंडम वेरिएबल ऐसा है जो कि 0 से लेके 3 के दरमियान सारी वैल्यूज ले सकता है, तो अगर उसकी मैं रेंज डिफाइन कर दूं कि x इज फ्रॉम वेरीज फ्रॉम 0 to 3, इसका मतलब ये है कि इस नंबर लाइन के ऊपर जो भी मैं पॉइंट उठाऊं, चाहे वो 1 हो या वो 0.5 हो, 0.01 हो, या जितने डेसिमल प्लेसेस में ऐड करता जाऊं, कोई भी वैल्यू जो कि इनके दरमियान लाई करती है मैथमेटिकली, अगर वो वैल्यू डिस्क्रीट सॉरी जो अगर वो वैल्यू मेरा रैंडम वेरिएबल ले सकता है तो वो कंटिन्यूअस होगा। एक कंडीशन उसकी कंटिन्यूअस होने की ये है। और जो दूसरी बात की गई है, ऑल नंबर्स इन अ डिसजॉइंट यूनियन ऑफ सच इंटरवल, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो रेंज है रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज की वो कंटिन्यूअस ना भी हो। फॉर एग्जांपल एक हिस्सा उसका 0 से 3 ले सकता है, दूसरा -2 से -4 के दरमियान। अगेन अगर मैं कहता हूँ कि मेरा रैंडम वेरिएबल दिस प्लस दिस रेंज में लाया करता है, तो फिर भी ये पहली जो क्राइटेरिया है ये फुलफिल होता है, क्योंकि अगेन इनके दरमियान वो कोई भी कंटिन्यूअस वैल्यू ले सकता है। और दूसरे कंडीशन ये है कि नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल हैज पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी। अब क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमने कहा है कि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब ये है कि हम कह रहे हैं कि एग्जैक्ट किसी वैल्यू के ऊपर आप वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी देखें तो वो 0 होगी फॉर एनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल। अगेन ये बड़ा काउंटर इंटुइटिव लगता है ये सेकंड पॉइंट, क्योंकि इसका मतलब ये है आप कह रहे हैं कि वैल्यूज की इनके दरमियान कोई भी लाई कर सकती है, कोई भी हो सकता है रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज इस इंटरवल में। लेकिन अगर मैं कोई स्पेसिफिक पॉइंट उठाऊं तो इसके ऊपर मैं कह रहा हूं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल बीइंग फॉर एग्जांपल -3 एग्जैक्टली इज 0। ये सेकंड कंडीशन कंटिन्यूअस होने की ये कहती है। असल में इसका मतलब ये है कि आप इस इंटरवल के अंदर, या सपोज आप सिर्फ 0 से +3 का इंटरवल लें, इसके दरमियान अब फॉर एग्जांपल कहा जा रहा है कि अगर मैं 1.5 वैल्यू उठाऊं तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बीइंग एग्जैक्टली 1.5 वुड बी 0। असल में इसकी वजह यह है कि आप कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो इसका मतलब आपके पास एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है फॉर द वैल्यू ऑफ द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो जब यहाँ पे इस इंटरवल के दरमियान एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिविजन्स है एसेंशियली, तो आप एक पर्टिकुलर वैल्यू उठाएं, उसकी उस इंटरवल के सामने कोई हैसियत नहीं रहती। जिस तरह अगर आप एक कोई भी कंटिन्यूअस लाइन लें, इसके ऊपर मैं एक पॉइंट उठाऊं तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। लाइन की वन डायमेंशन में एक लेंथ है, जबकि इसके ऊपर एक मैं पॉइंट लूं तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। उसी तरह से इस इंटरवल के अंदर एक स्पेसिफिक वैल्यू उठाई जाए फॉर अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो उसकी हैसियत नहीं है उस पूरे इंटरवल के आगे, तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। और 0 इसलिए है कि इसेंशियली जो पूरा इंटरवल है इसके अंदर आपके पास एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। इसलिए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, जिनको हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए हम डिस्क्रीट पे फोकस करेंगे। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटीज देखी जाती हैं ओवर एन इंटरवल। तो अगर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल फॉर एग्जांपल 0 से 3 के दरमियान कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो मैं इसकी फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी देख सकता हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल लाइज बिटवीन 1 एंड 1.5। तो अगेन जब मैं इंटरवल डिफाइन करूंगा तो इस लाइन की एक मेजरेबल फ्रैक्शन बनेगी ऑफ द ओवरऑल इंटरवल फॉर द कंटिन्यूअस वेरिएबल, जबकि पॉइंट जो है वो कोई एनी रिलेटिव मैग्नीट्यूड नहीं रखता। तो कंटिन्यूअस होने के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, और इन दोनों का इसेंशियली अगर आप इनको कंबाइन करके देखें तो मतलब ये है कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ले सकता है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज विद इन दैट इंटरवल। जबकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल या तो एक फाइनाइट सेट होगा जिसके अंदर बड़ी क्लियर कट डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी सिर्फ जो वो ले सकता है, नो वैल्यू इन बिटवीन, या फिर एक इनफाइनाइट सेट होगा जिसके अंदर भी आपके पास एक बड़ा क्लियर रूल ऑफ प्रोग्रेशन होगा जो कि पॉसिबल वैल्यूज को डिफाइन करता होगा, ठीक है।
कोई क्वेश्चन? सब समझ आ रहा है? जी क्लास। ओके सर। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जेनेरिक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की, जो कि स्पेसिफिकली बर्नौली टाइप नहीं है। यानी बर्नौली वाले हमने देखा कि सिर्फ 0 या 1 की वैल्यू ले सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल पहली एग्जांपल में आपसे कहा जा रहा है कि कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट इन विच 9 वोल्ट बैटरीज आर टेस्टेड until one with an acceptable voltage is obtained। ठीक है, तो बेसिकली आप इन प्रोग्रेशन आपके पास एक बैच ऑफ बैटरीज है और आप उनको टेस्ट कर रहे हैं until you get one that has an acceptable voltage। आपने कहीं पे एक बैटरी डाल दी है और आपको चाहिए कि उसकी वोल्टेज जो है वो ठीक हो। तो अगर आपके पास पहले एक ऐसी बैटरी आती है जिसकी वोल्टेज ठीक नहीं है, तो आप उसको डिस्कार्ड करके अगली देखेंगे। जैसे ही आपके पास एक सेटिस्फैक्ट्री वोल्टेज वाली बैटरी आती है, तो आप उसको उठा के इस्तेमाल कर लेंगे और आप अगली वालियों को नहीं देखेंगे, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट फिल हो गई है, फुलफिल हो गई है। तो आपका जो सैम्पल स्पेस है अगेन वो अब आपके पास एसेंशियली इनफाइनाइट है, क्योंकि हो सकता है आप कंटिन्यूसली चेक करते जाएं, आपको नहीं पता कि आपके बैच में कितनी बैटरीज हैं, ये नहीं बताया गया। और ये नहीं पता कि कितनी बैटरीज आप शुरू में टेस्ट करें तो उनकी वोल्टेज अनसेटिस्फैक्ट्री हो। सैम्पल स्पेस अगर आप देखिए तो ये अब टू इन्फिनिटी ये प्रोग्रेस करेगा कि आपके पास पहले केस में ही पहली बैटरी टेस्ट की वो सेटिस्फैक्ट्री थी, या फिर पहली बैटरी अनसेटिस्फैक्ट्री थी, सेकंड सेटिस्फैक्ट्री थी। अब अगेन आपको नहीं पता कि पहले आपको कितनी अनसेटिस्फैक्ट्री बैटरीज मिलेंगी, तो ये सैम्पल स्पेस इनफाइनाइट है। तो आप एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है द नंबर ऑफ बैटरीज टेस्टेड बिफोर द एक्सपेरिमेंट टर्मिनेट्स। यानी कि कितनी बैटरीज आपको चेक करनी पड़ेंगी बिफोर यू गेट अ सेटिस्फैक्ट्री बैटरी। तो उसके अंदर ज़ाहिर है वैल्यू स्टार्ट करेगी उसकी 1 से, क्योंकि ज़ाहिर है एक सेटिस्फैक्ट्री बैटरी फाइंड करने के लिए भी आपको ज़ाहिर है एटलीस्ट 1 टेस्ट करनी पड़ेगी, सपोजिंग द फर्स्ट इज सेटिस्फैक्ट्री। और फिर ये वैल्यू जो है एक्सटेंड करती जाएगी अप टू इन्फिनिटी। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास जो रैंडम वेरिएबल है इसकी वैल्यूज़ हैं फ्रॉम 1 और 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, क्योंकि इसके अंदर आपके पास ज़ाहिर है कि एक बड़ा स्पेसिफिक प्रोग्रेशन का पैटर्न है। और बेशक आपका सेट इन्फिनिटी है, लेकिन दिस इज एसेंशियली अ काउंटेबल इन्फिनिटी ऑफ एलिमेंट्स। तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। सेकंड एग्जांपल आपके पास है कि किसी स्टोर के अंदर लोग कंप्यूटर बाय करने आए। अब क्या वो लैपटॉप लेते हैं या वो डेस्कटॉप लेते हैं, आप उस इस पे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपने एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दिया जो कि वैल्यू आप असाइन करें 0 अगर वो लैपटॉप परचेज करते हैं और 1 अगर डेस्कटॉप खरीदा जाता है। तो अगेन यहाँ पे आपके पास अब एक काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये आपके पास बड़ा क्लियरली एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो जाता है। और क्योंकि आपने वैल्यूज़ इस तरह से डिफाइन की हैं कि 0 और 1 होंगी, तो ये बर्नौली रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। अगेन अब यहाँ पे आप रूल खुद डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर आप ये रैंडम वेरिएबल इस तरह से डिफाइन करते हैं कि मैं वैल्यू दूंगा 1 की इफ़ द कस्टमर परचेजेज अ लैपटॉप और 2 की इफ़ द कस्टमर परचेजेज अ डेस्कटॉप, तो अभी भी ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल रहेगा, लेकिन अब ये बर्नौली रैंडम वेरिएबल नहीं कहलाएगा, क्योंकि अब इसकी वैल्यू 0 और 1 नहीं है, अब 1 और 2 है। तो बर्नौली रैंडम वेरिएबल बनाने के लिए ज़रूरी ये है कि जो भी 2 चॉइसेस हों उनकी जो आप वैल्यूज़ मैप करें वो 0 और 1 पे मैप करें। तो अगर आपसे कहा जाए कि डिफाइन अ बर्नौली रैंडम वेरिएबल टू मीट दिस क्राइटेरिया, तो लाजमी है कि आप जो वैल्यूज़ डिफाइन करें जिसके ऊपर आप मैप कर रहे हो उनकी वैल्यू 0 और 1 ही हो। ठीक है, इसी तरह से एक प्रॉब्लम जो कि हम पहले भी प्रोबेबिलिटी के स्टार्ट पे हमने डिस्कस किया था पेट्रोल स्टेशन का। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि द नंबर ऑफ पंप्स इन यूज एट बोथ अ 6 पंप स्टेशन एंड अ 4 पंप स्टेशन विल बी डिटरमिन्ड। गिव द पॉसिबल वैल्यूज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रैंडम वेरिएबल्स। अब यहाँ पे रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन आपको बताई गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि पॉसिबल इनकी जो आउटकम वैल्यूज हैं वो क्या हो सकती हैं। तो आपने वो आउटकम का पॉसिबल सेट बताना है बेसिकली। ठीक है, अब ये पार्ट ए फॉर एग्जांपल आपसे पूछ रहा है कि रैंडम वेरिएबल टी है जिसको आप डिफाइन करें एज द टोटल नंबर ऑफ पंप्स इन यूज। इसकी नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हो सकती हैं, कोई बता सकता है?
काशिफ रज़ाक, यस सर। क्या वैल्यूज हो सकती हैं पॉसिबल? टोटल नंबर ऑफ पंप्स कितने हैं आपके पास, कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? 6 है सर, 6 and 4 6 and 4 सर हाँ लेकिन 10। देखिए, हाँ ठीक है 10, और मतलब कि सारी आपसे पूछा गया गिव द पॉसिबल वैल्यूज, आप सारी रेंज ऑफ वैल्यूज बतानी है, कितनी वैल्यूज हो सकती हैं या कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं? 10 तो चले आ गया, सिर्फ वैल्यू 10 की पॉसिबल है या कुछ और भी हो सकती है? सर और भी हो सकती है क्या होंगी मसलन? सर। अच्छा देखिए, आपसे पूछा ये जा रहा है कि आपके पास एक स्टेशन है बेसिकली जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पंप्स 6 हैं, यानी ठीक है जी, यानी कि 6 पंप्स हैं, और जाहिर है कि फिर 6 रिप्रेजेंट करता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पंप्स दैट कैन बी इन यूज। जाहिर है जितने मौजूद ही नहीं है उतने आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह स्टेशन 2 के ऊपर आपके पास 4 पंप्स हैं, और अब जाहिर है मैक्सिमम कैपेसिटी से कम इस्तेमाल हो रहे हो सकते हैं, तो यानी कि किसी भी स्टेशन के ऊपर हो सकता है कि एक वक्त में दोनों के ऊपर 0 और 0 इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पंप्स इन यूज 0 है, और मैक्सिमम जिस तरह काशिफ ने कहा 10 है। तो जो टी रैंडम वेरिएबल है, इसके सारे सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो हैं ये रेंज करेंगे एज अ डिस्क्रीट नंबर फ्रॉम 0 अप टू 10, अप टू 10। राइट? सर वो क्वेश्चन समझ नहीं आया था सर असल में मुझे कि आप पूछना क्या चाह रहे थे सर, इसलिए। अच्छा कोई बात नहीं, यस सर। ठीक है। चलें, अब पार्ट बी पे अगर आए, पार्ट बी के अंदर आपके पास एक मुख्तलिफ वेरिएबल डिफाइंड है एज एक्स, और वो कह रहे हैं कि x इज द वेरिएबल या द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इन यूज एट स्टेशन 1 एंड 2, यानी कि स्टेशन 1 पे और स्टेशन 2 पे एट अ टाइम कितने पंप्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनका डिफरेंस है। अब ये कोई बता सकता है इसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक रेंज कर सकती हैं? बेसिकली x की डेफिनेशन ये है as the number of pumps in use at station 1 minus the number of pumps in use at station 2। और जाहिर है कि इसको आप एज पर्टिकुलरली स्टेशन 1 एंड 2 नहीं देख रहे हैं, सिंपली डिफरेंस देख रहे हैं कि कितने, तो इसको मैं साथ मॉडुलस लगा देता हूँ जस्ट टू क्लैरिफाई कि हम नेगेटिव वैल्यूज में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है? चाहे 1 पे ज़्यादा हो चाहे 2 पे ज़्यादा हो, हमें डिफरेंस देखना है। तो मिनिमम मैक्सिमम रेंज क्या है? ज़ाहिर है अब हमें ये तो समझ आ रही है कि प्रॉब्लम डिस्क्रीट नेचर की है तो डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स की रेंज क्या है, वैल्यूज़ क्या है? सर मिनिमम 0 हो सकती है और सर मैक्सिमम 10। देखिए आपसे पूछा जा रहा है डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इन यूज, तो मिनिमम डिफरेंस ठीक है 0 हो सकता है, बिल्कुल ठीक है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल स्टेशन 1 पे 4 इस्तेमाल हो रहे हैं, 2 पे भी 4 इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आपका डिफरेंस 0 हो जाएगा। मैक्सिमम डिफरेंस आपके पास, आप कह रहे हैं 10, क्या 10 का डिफरेंस हो सकता है आपके पास? सर एक पर अगर 2 0 होगा हो और एक पे सॉरी सर वो नहीं हो सकता। ठीक है, जो 2 कह रहे हैं 2 क्यों मैक्सिमम होगा? सही है, तो आपको डिफरेंस चाहिए, एक पंप पे 6, एक स्टेशन के ऊपर 6 पंप्स हैं, दूसरे पे 4 पंप्स हैं, तो जो मैक्सिमम डिफरेंस हो सकता है वो इस केस में है कि आपके पास एक पंप पे सारे इस्तेमाल हो रहे हैं, दूसरे पे कोई ना इस्तेमाल हो रहा। तो अगर आप यहाँ पे 0 और 4 वाला कॉम्बिनेशन देखें तो एक पॉसिबिलिटी वो है, लेकिन क्योंकि दूसरे स्टेशन पे ज़्यादा पंप्स हैं तो आप 6 और 0 वाली पॉसिबिलिटी को कंसिडर करें तो दैट गिव्स यू द मैक्सिमम डिफरेंस। और मिनिमम डिफरेंस ज़ाहिर है तब हो सकता है जब दोनों पे बराबर इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप कैपेसिटी से कम पे चलाएं एक को और दूसरे को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप 3 और 3 का केस देखें तो भी आपके पास डिफरेंस 0 आता है।
तो ये वाला जो रैंडम वेरिएबल है इसकी पॉसिबल वैल्यूज अगेन डिस्क्रीट फॉर्म में वेरी करेंगी फ्रॉम 0 अप टू 6 मेरे ख्याल से। सही। यस। पार्ट सी पे अगर आए तो आपसे पूछा जा रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पंप्स इन यूज एट आइदर स्टेशन। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? सर 4 हो सकती है सर। 4। अच्छा देखें, अब ये आपसे जो स्टेटमेंट है ये नहीं पूछ रही कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पंप्स इन यूज अमंग द, मतलब कि असल में देखिए आपसे कहा ये जा रहा है एट आइदर स्टेशन। इसका मतलब ये कि चाहे इस पे हो चाहे दूसरे पे हो 6 मैक्सिमम। जी 6 होंगे सर। 6 हो गए, क्योंकि आपसे ये कहा जा रहा है कि चाहे आप इसको कंसिडर करें या उसको कंसिडर करें, किसी एक पे मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो फिर इसकी वैल्यू अगेन अब यहाँ पे आपके पास रेंज नहीं होगी क्योंकि आपसे स्पेसिफिकली मैक्सिमम नंबर मांगा गया है। और एट आइदर स्टेशन का मतलब ये कि दोनों को कंपेयर भी आप कर सकते हैं, कंसिडर करें कि जिस पे भी किसी एक पे ज्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेशन 1 पे हो सकते हैं जिसपे 6 की पॉसिबिलिटी है। पार्ट डी में पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ स्टेशंस हैविंग एग्जैक्टली 2 पंप्स इन यूज। इसकी क्या वैल्यू होगी? अभी थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले पार्ट से, क्योंकि पिछले पार्ट्स में आप रैंडम वेरिएबल असाइन मैप कर रहे थे फ्रॉम द नंबर ऑफ पंप्स इन यूज। ठीक है, चाहे वो टोटल था या डिफरेंस था या जो भी था। यहाँ पे जो वेरिएबल है ये 4 नंबर ऑफ होंगे सर। स्टेशन की बात कर रहा है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि अब आप नंबर ऑफ पंप्स में इंटरेस्टेड नहीं है, नंबर ऑफ स्टेशंस की आप बात कर रहे हैं। स्टेशंस आपके पास कितने हैं? 2। 2। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपको यहाँ से पता चल गई कि जाहिर आपके पास स्टेशंस ही 2 हैं, तो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब नंबर ऑफ स्टेशंस हैविंग एग्जैक्टली 2 पंप्स इन यूज 0 भी हो सकता है, यानी कि इन दोनों स्टेशंस में से किसी पे भी एग्जैक्टली 2 नहीं इस्तेमाल हो रहे। सपोज स्टेशन 1 पे 4 इस्तेमाल हो रहे हैं, स्टेशन 2 पे 1 इस्तेमाल हो रहा है, तो आपके पास दोनों में से कोई भी स्टेशन नहीं है जिस पे एग्जैक्टली 2 पंप्स इस्तेमाल हो रहे हैं। या फिर दोनों में से किसी एक पे एग्जैक्टली 2 पंप्स इस्तेमाल हो रहे हो, या फिर दोनों पे एट अ टाइम, यानी यहाँ पे भी 2 पंप्स हो रहे हो और यहाँ पे भी 2 हो रहे हो, तो आपके पास यू हैव 2 स्टेशंस हैविंग एग्जैक्टली 2 पंप्स इन यूज। ठीक है, तो आपने जो डिफाइंड रूल है उसको देख के उसकी पॉसिबल आउटकम्स को बेसिकली लिस्ट करना है कि आपके सिनेरियो के अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज उसको मैच कर सकती हैं, जो भी आपके पास रूल डिफाइंड है। हो सकता है किसी केस में आपसे कहा जाए रूल आप खुद डिफाइन करें, फिर वो आपके ऊपर है कि आप क्या क्राइटेरिया सेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आपको क्राइटेरिया बताया गया है एग्जैक्टली कि रैंडम वेरिएबल जो है, जो रूल है मैपिंग का वो क्या है, तो फिर आपने जो नंबर ऑफ आउटकम्स या जो पॉसिबल सेट ऑफ आउटकम्स है उसको उस रूल के तहत देखना। तो जैसे आपके पास पहले 3 रूल्स थे, वो नंबर ऑफ पंप्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे आप नंबर ऑफ स्टेशंस की बात करें, तो इस पे आपने गौर करना। अच्छा, फिर जब भी आप रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसका मकसद ये होता है, खासतौर पे जब आप क्वालिटेटिव प्रॉब्लम्स से डील कर रहे होते हैं जिनके इनिशियली जो आउटकम्स होते हैं वो कैटेगोरिकल होते हैं। जिस तरह मैंने बात की थी शुरू में, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स गुजरी कि आप लैपटॉप खरीद रहे हैं, डेस्कटॉप खरीद रहे हैं, या कंपनी कौन सी है। उसको जब आप रैंडम वेरिएबल्स की मदद से मैप करते हैं, उसका मकसद ये होता है कि आप उस कैटेगोरिकल डेटा को एक न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें और फिर आप उसकी मदद से प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर सकें। ठीक है, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को आप प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी कहते हैं, पीएमएफ से डिनोट किया जाता है। और प्रोबेबिलिटी आप जब, जाहिर है कि इनिशियली किसी एक्सपेरिमेंट की कोई सैम्पल स्पेस होती है, ठीक है, अगेन एक्सपेरिमेंट से बाय डिफ़ॉल्ट एक रैंडम वेरिएबल जनरेट नहीं होता, आप पहले उसकी सारी सेट ऑफ आउटकम्स देखते हैं जो कि सैम्पल स्पेस होती है।
आप कोई स्पेसिफिक इवेंट्स को कंसिडर कर रहे होते हैं, और आप उस सैम्पल स्पेस के अंदर फिर कुछ पॉसिबिलिटीज या कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स को रैंडम वेरिएबल की मदद से मैप करते हैं, जिस तरह हमारे पास पीछे एग्जांपल गुजरी। तो यहाँ पे अब आप स्पेसिफिक इवेंट्स को मैप करें, ठीक है, चाहे अगर मैं डिफाइन करूँ एज अ टोटल नंबर ऑफ पंप्स को अब मैं मैप कर रहा हूँ। यहाँ पे था ही हमारे पास प्रॉब्लम इनिशियली भी क्वांटिटेटिव ही, तो हमारे पास वो मैपिंग जो है उस तरह से वो कैटेगोरिकल डेटा वाली नहीं नजर आ रही। लेकिन अगेन यहाँ पे आप सैम्पल स्पेस में से कोई स्पेसिफिक, या तो सारी सैम्पल स्पेस को या सबसेट को आप मैप करें। तो सबसे पहले आप सैम्पल स्पेस कंसिडर करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटीज जो सारी सैम्पल स्पेस के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, आउटकम्स हैं, इवेंट्स हैं, उनको जो प्रोबेबिलिटीज असाइंड हैं वो कंसिडर करते हैं। और जाहिर है कि वही प्रोबेबिलिटीज फिर डिटरमिन करेंगी कि रैंडम वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि रैंडम वेरिएबल उसी सैम्पल स्पेस के अंदर मौजूद इवेंट्स के ऊपर एक रूल अप्लाई हो रहा है। तो जो इवेंट्स होंगे उसके अंदर उनकी जो प्रोबेबिलिटीज होंगी वही फिर रैंडम वेरिएबल के आउटकम की प्रोबेबिलिटी को भी डिटरमिन करेंगी। ठीक है, अगेन प्रोबेबिलिटी की जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो अभी भी उसी तरह से एप्लीकेबल रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि प्रोबेबिलिटी जो है वो बिटवीन 0 एंड 1 रेंज करती है। तो किसी भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की भी प्रोबेबिलिटी जो है वो या तो मिनिमम 0 हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है। और जब आप डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। जेनेरिक प्रोबेबिलिटी की जो रिप्रेजेंटेशन है फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वो इस तरह से है कि आप स्मॉल लोअर केस p के साथ डिनोट करते हैं कि अब ये हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी, जिस तरह हम पहले किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैपिटल P के साथ डिनोट करते होते थे, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। तो जब आप स्मॉल p इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब ये होता है कि अंदर जो वैल्यू लिखी गई है, जो भी हो 1 2 3 जो भी वैल्यू लिखी जाए, वो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है, ना कि वो सैम्पल स्पेस के अंदर कोई पर्टिकुलर इवेंट है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जब मैं लिखता हूँ स्मॉल केस p के साथ ब्रैकेट में 1, तो बेसिकली दिस इज इक्वल टू स्मॉल p इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल विल बी अ वैल्यू ऑफ 1। तो बेसिकली जो वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है, दिस इज इंडिकेटिंग दैट x इक्वल्स टू दिस वैल्यू, ठीक है, जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखी गई है। या अगर मैं इस तरह से लिखूं, प्रोबेबिलिटी x इज बेसिकली द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल, अगेन जो कैपिटल x है वो रैंडम वेरिएबल को डिनोट कर रहा है, जो स्मॉल केस x है वो स्पेसिफिक वैल्यू को डिनोट कर रहा है जो उस रैंडम वेरिएबल की है। तो ये बेसिक इसका स्टैंडर्डाइज नोटेशन होती है कि जब आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी रैंडम वेरिएबल की लिखते हैं तो उसको फिर ज़ाहिर है आप डिवाइड करते हैं। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल अगर है आपके पास तो उसकी कोई वैल्यूज़ होंगी, it can take a set of values. For example, जिस तरह हमारे पास पीछे examples गुजरी, it can take a value according to a certain rule up to a certain limit, या फिर this could be up to infinity. In either case, आप specifically हर possible outcome की, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये स्मॉल केस x इक्वल 0, स्मॉल केस x इक्वल्स 1, आप हर पर्टिकुलर डिस्क्रीट वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं यूजिंग द इंफॉर्मेशन यू हैव के एग्जैक्टली वो इवेंट क्या था जिसको मैप किया जा रहा था। ये बात एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगी जो हम अभी देखेंगे। लेकिन बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल x इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड in the form of a table for discrete random variables which presents the probabilities of all the possible values that this discrete random variable can take. For example, आपको पता होगा कि discrete random variable की वैल्यू 0 हो, इसकी क्या probability है, discrete random variable की वैल्यू 1 हो, इसकी क्या probability है। अगेन जब मैं सिर्फ वैल्यू लिखता हूं तो मैं लोअर केस p इस्तेमाल करता हूं, इसका मतलब equivalently ये है कि the probability of the event where the discrete random variable takes this particular value। ठीक है, तो इसकी अगर आप जेनेरिक डेफिनेशन देखें तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको आप प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी कहते हैं, ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड फॉर एवरी नंबर x, यानी कि एवरी पॉसिबल आउटकम ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल थ्रू दिस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन जिसकी मैंने बात की कि दिस लोअर केस p and the lowercase x represents the probability of the discrete random variable, जो function है जो कि आप upper case letter से denote करते हैं, taking this particular value। ठीक है, और फिर आप एक पूरा टेबल या एक पूरा मतलब कि बेसिकली आपने लिस्टिंग करनी है फॉर एवरी पॉसिबल आउटकम ऑफ दैट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल,
और उसको फिर आप लिस्ट करते जाते हैं। ठीक है, और अगेन इसके ऊपर कंडीशंस जो हैं प्रोबेबिलिटी की बेसिक कंडीशंस उसी तरह से अप्लाई होती हैं कि फॉर एनी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल उसकी प्रोबेबिलिटी नॉन नेगेटिव होगी। ठीक है ना, कि 0 या 0 से ज़्यादा होगी, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, एंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x मस्ट बी 1, यानी कि द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी शुड एड अप टू 1। जिस तरह हम पहले कहते थे कि सैम्पल स्पेस जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, तो सैम्पल स्पेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स इवेंट्स होते थे हम कहते थे कि अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी शुड सम अप टू 1, या अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो उनके जो यूनियन है आउटर सेट, जब आप एग्जॉस्टिव इवेंट्स बनाएंगे तो वो सारे प्रोबेबिलिटी शुड ऐड अप टू 1, ताकि सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करती है वो 1 आए। उसी तरह से यहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी दो कंडीशंस हैं स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x के लिए, यानी कि फॉर discrete random variable exactly being any value of that it can take, probability non-negative होनी चाहिए, and for all possible values of the discrete random variable the sum of the probabilities must be 1। कोई सवाल, कुछ ना समझ आया? ठीक है, मतलब बेसिक कंडीशंस वही हैं जो जिनकी हम अभी तक बात करते हैं, बस थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है और थोड़ा सा हम उसको मैप कर रहे हैं टू अ डिफरेंट डोमेन। ठीक है, अब एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे किसी लैब के अंदर 6 कंप्यूटर्स रिजर्व्ड हैं फॉर स्टैटिस्टिक मेजर्स। ठीक है, जो स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए 6 कंप्यूटर्स एक लैब के अंदर रिजर्व किए गए हैं। एक रैंडम वेरिएबल x डिफाइन किया गया है which denotes the number of these computers that are in use at a particular time of day। किसी गिवन टाइम के ऊपर उन 6 में से कितने कंप्यूटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, जाहिर है अब आपके पास 6 कंप्यूटर्स हैं, तो the random variable x can have possible outcomes from 0 up to 6 varying as a discrete variable। ठीक है ना, क्योंकि ज़ाहिर है आप नंबर ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें, इट कैन नॉट बी कंटिन्यूस, और आपके पास मैक्सिमम 6 कंप्यूटर्स हैं, तो एट अ टाइम आपके पास ज़ाहिर है या तो कोई भी नहीं इस्तेमाल हो रहा होगा या फिर सारे इस्तेमाल हो रहे होंगे, और उनके दरमियान सारी पॉसिबिलिटीज़ लाई करती हैं। तो इस रैंडम वेरिएबल के तहत आपके पास जो सेट ऑफ आउटकम्स है वो 0 से लेके 6 के दरमियान एज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल डिनोट किया जा सकता है। इसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बताई गई है यहाँ पे एज अ टेबल, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। द फर्स्ट रो ऑफ द टेबल लिस्ट द पॉसिबल x वैल्यूज एंड द सेकंड रो गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सच वैल्यू। तो बेसिकली आपको एक एग्जांपल दी गई है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसी रैंडम वेरिएबल की रिप्रेजेंट कैसे की जाती है। जिस तरह आपको मैंने कहा कि आपकी डेफिनेशन ये कहती है कि रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी आप इस टेबल को कहते हैं, ये रिप्रेजेंट करती है और करना चाहिए उस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की हर पॉसिबल वैल्यू की प्रोबेबिलिटी को। तो अब आप देखिए कि हमारे पास टोटल ऑफ 7 पॉसिबल आउटकम्स थे इस रैंडम वेरिएबल के तहत 0 से लेके 6 तक, तो वो सारी 7 वैल्यूज जो हैं वो लिस्टेड हैं। अब स्मॉल x डिनोट कर रहा है कि स्पेसिफिकली कौन सा आउटकम आया, और फिर जो प्रोबेबिलिटी है सेकेंड रो के अंदर वो बेसिकली रिप्रेजेंट करिए कि एग्जैक्टली रैंडम वेरिएबल की ये वैल्यू होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि बेसिकली अब रैंडम वेरिएबल आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन यूज एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो नो कंप्यूटर्स बीइंग यूज्ड की प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे बताई जा रही है। इसी तरह से एक कंप्यूटर की इस्तेमाल होने की और बाकी 5 फारिग होने की ये प्रोबेबिलिटी है। और इनको अब आप दो क्राइटेरियाज जो थे आपके पास probability mass function के कि for any particular value of x the value of the probability should be non-negative, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मीट हो रही है। और दूसरा ये कि the sum for all possible x values of the probabilities must add up to 1। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो हमारे पास possible x values again सिर्फ 0 से 6 तक हैं, ये 7 वैल्यूज हैं, और फिर जो इनकी प्रोबेबिलिटीज हैं these must add up to 1। तो अगर आप इनको ऐड करें तो ये दिस बिकम्स 0.3 0.55 और इसको आप ऐड करते जाएं तो दिस सम बिकम्स 1। ठीक है, क्योंकि आपके पास 7 पॉसिबल केसेस हैं, तो जो भी डिवीजन होगी चांसेस की उन्हीं के दरमियान होनी है, तो दे मस्ट बी एग्जॉस्टिव।
सही। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 कंप्यूटर्स आर इन यूज एट अ पर्टिकुलर टाइम। किस तरह से निकालेंगे ये प्रोबेबिलिटी? जी, मलिक बासित 80, आप बता सकते हैं? मलिक बासित फराज एब्सेंट है। फरियाब आलम। यस सर। फरियाब, आपसे इस पहले पार्ट के अंदर क्या पूछा जा रहा है? इसमें x की पॉसिबल वैल्यूज चलें सबसे पहले, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी कवर होंगी इस केस में? फरियाब क्या समझते हैं? सर टू पॉसिबिलिटीज का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम्म, टू पॉसिबिलिटीज होंगी। कोई और बता सकता है? सर यूनियन ले लेंगे सर हम x इक्वल्स 2 से 6 तक की जो प्रोबेबिलिटीज है सबका सर। जी, तो आपके पास ज़ाहिर है कि अब एटलीस्ट 2 कंप्यूटर्स इन यूज़ का मतलब ये है कि अगेन आपका जो रैंडम वेरिएबल x है वो रिप्रेजेंट ही इस बात को कर रहा है कि कितने कंप्यूटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अब आप इंटरेस्टेड हैं कि x की वैल्यूज़ 2, 3, 4, 5 और 6 में। अब आपने सही कहा, आप इनका बेसिकली यूनियन लेंगे प्रोबेबिलिटीज़ का। अब जब आप डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं तो बाय डेफिनेशन ज़ाहिर है कि ये सारे इवेंट्स जो हैं, यानी कि स्मॉल एक्स बीइंग 2, स्मॉल एक्स बीइंग 3, 4 एंड सो ऑन, जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, ये सारे इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये है कि वो 2 नहीं है। तो ये सारे इवेंट्स इंडिविजुअली आपस में एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इनकी बेसिकली यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसमें आप डायरेक्टली इन सारी केसेस की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर सकते हैं, राइट? क्योंकि आपके पास फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आपके पास लॉ ये था कि दिस इज डायरेक्टली इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द टू सेपरेट इवेंट्स, जबकि जेनेरिक केस में फॉर एनी जनरल इवेंट्स ए एंड बी आपने उसके दरमियान से इंटरसेक्शन वाले प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट करनी होती थी, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करती थी कि इनके दरमियान ओवरलैप कितना है अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो अब क्योंकि आपके पास रैंडम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बाय डेफिनेशन उसकी सेपरेट वैल्यूज आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाती हैं, तो आप बेसिकली ये सारी प्रोबेबिलिटीज जिन केसेस में आप इंटरेस्टेड हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज को डायरेक्टली सम अप कर सकते हैं। तो द प्रोबेबिलिटी दैट x is greater than equal to 2, which basically represents the case that at least 2 computers are in use, would be equal to the sum of all these probabilities। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदा ये हुआ कि आपके इवेंट्स ऑटोमेटिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, तो आपको उनकी प्रोबेबिलिटीज से डील करना ईजियर हो गया, या इनकी रिप्रेजेंटेशन ज़ाहिर है कि एक ऑल्टरनेट तरीके से होगी, तो ये प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.85 आ गई। इसी तरह से अगर सेकंड पार्ट की बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी दैट स्ट्रिक्टली बिटवीन 2 एंड 5 कंप्यूटर्स आर इन यूज, तो ये कौन सा केस बनेगा?
सर 3 और 4 की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे सर। बिल्कुल, क्योंकि जब आपसे कहा जा रहा है स्ट्रिक्टली बिटवीन, इसका मतलब ये कि जो आपकी लिमिट्स हैं उनमें आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो जब स्ट्रिक्टली बिटवीन 2 एंड 5 की बात की जा रही है तो इसका मतलब कि आपने 2 और 5 को खुद इंक्लूड नहीं करना। So you are interested in the probability that x equals 3 or 4. So directly again, क्योंकि आपके पास mutually exclusive events हैं, you can directly add up the probabilities of the two cases, which is 0.45. ये सबको समझ आया? ठीक है, जो अभी तक हम इवेंट्स वगैरह देखते आए हैं उनके हिसाब से तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सिंपलर केसेस हैं आपके पास, कैलकुलेशन। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को पढ़ें और इसको आप लोगों ने अब थोड़ा सा समझना है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास जो टेबल दिया गया है, सबसे पहले ये बताएं कि क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है 6 बॉक्सेस ऑफ कंपोनेंट्स आर रेडी टू बी शिप्ड बाय अ सर्टेन सप्लायर, द नंबर ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट्स इन ईच बॉक्स इज एज गिवन इन द टेबल। ठीक है, बॉक्स, अब पहली रो आपको क्या बता रही है कि बॉक्स नंबर कौन सा है। ठीक है, नॉट द नंबर ऑफ बॉक्सेस, आपने सही से पढ़ना है। ठीक है, दिस इज जस्ट द बॉक्स इंडेक्स, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और हर डब्बे के अंदर डिफेक्टिव कंपोनेंट्स कितने हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट्स इन ईच बॉक्स, तो पहले डब्बे में कोई डिफेक्टिव नहीं है, दूसरे में 2 डिफेक्टिव हैं, तीसरे में कोई नहीं है, इसी तरह। One of these boxes is to be randomly selected for shipment to a particular customer. Let x be the number of defectives in the selected box. ठीक है, the three possible values of x are 0, 1 and 2. कोई बता सकता है ये कहाँ से आया कि 0, 1 and 2 क्यों x की वैल्यूज हैं? और ये बताएं कि क्या ये जो टेबल बना हुआ है, इज दिस द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर x? दानियाल सलीम, यहाँ पे x की वैल्यू 0, 1 और 2 क्यों कहीं जा रही है? सर पता नहीं सर, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, x रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, चलो ये बताएं। सर ये इसमें जो डिफेक्टेड हाँ, मतलब किसी भी आप 6 बॉक्सेस हैं, उनमें से आप एक रैंडमली उठा रहे हैं, कोई भी इन 6 में से, x रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसमें डिफेक्टिव कंपोनेंट्स कितने हो सकते हैं। जो आपको यहाँ पे टेबल दिया गया है ये बता रहा है कि 6 में से हर डब्बे में कितने डिफेक्टिव कंपोनेंट्स मौजूद हैं। तो जब x रिप्रेजेंट करता है किसी भी रैंडमली सेलेक्टेड बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ डिफेक्ट्स को, तो इसका मतलब ये है कि जाहिर है मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू इससे डिटरमिन होगी x की, कि किसी भी गिवन बॉक्स में जो आपको पता है उनके अंदर कितने डिफेक्ट्स हैं, उनके अंदर मिनिमम मैक्सिमम डिफेक्ट्स कितने हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास 3 डब्बे ऐसे हैं 1, 3 और 6 जिनके अंदर कोई डिफेक्ट्स नहीं है। एक बॉक्स ऐसा है जिसमें एक डिफेक्ट है, और 2 बॉक्सेस 2 और 5 ऐसे हैं जिनके अंदर 2 डिफेक्ट्स हैं। तो जब आप 6 में से कोई भी एक रैंडमली उठाते हैं तो उस रैंडमली सेलेक्टेड बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ डिफेक्ट्स जो हैं वो 0 से 2 तक हो सकते हैं। ठीक है, यानी उसमें कोई डिफेक्ट ना हो, एक डिफेक्ट हो या 2 डिफेक्ट्स हो। जो रैंडम वेरिएबल x है आपका, वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन अ रैंडमली सेलेक्टेड बॉक्स। इसलिए हम कह रहे हैं कि x की वैल्यूज 0 से 2 के दरमियान ही, मतलब 0, 1 या 2 हो सकती हैं। समझ आई है दानियाल? यस सर। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये था कि क्या जो हमें टेबल दिया गया है, इज दिस द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल?
मोहम्मद जुनेद 032, क्या ये टेबल हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है? जुनेद आवाज आ रही है? ये सर प्रोबेबिलिटी का तो नहीं है प्रोबेबिलिटी का नहीं है, क्यों नहीं है? सर, इसमें हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो होना चाहिए हर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो है आपका, उसकी हर वैल्यू के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज, तो फिर आप कहेंगे कि वो जो टेबल होगा वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा। यहाँ पे आपके पास जुनेद कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी का टेबल है। एक तरह से अब देखिए कि ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेक्ट्स का टेबल है, ये अगेन ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रैंडम वेरिएबल का के अगेंस्ट कैटेगरीज नहीं बनी हुई। यहाँ पे बॉक्स के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेक्ट्स बताई गई है, एक तरह से ठीक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन एक मुख्तलिफ चीज़ की है। अगर हमें रैंडम वेरिएबल की भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होती तो हम इस तरह से बनाते हैं कि x की वैल्यू 0, 1, 2 होनी चाहिए। अब फ्रीक्वेंसी क्या है कि कितने बॉक्सेस के अंदर इतने डिफेक्ट्स हैं, तो फिर हम इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके ये देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 बॉक्सेस ऐसे हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ डिफेक्ट 0 है, तो ये 0 के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी 3 है। एक बॉक्स ऐसा है जिसमें एक डिफेक्ट है तो 1, और इसी तरह से 2 बॉक्सेस हैं जिनके अंदर 2 डिफेक्ट्स हैं। अगेन ये याद रखिए, दिस कॉलम रिप्रेजेंट्स number of defects in a single randomly selected box, ठीक है, in a single box। और फिर frequency वाला जो कॉलम होगा, this would represent the number of boxes with x number of defects। तो ये आपके पास रैंडम वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। अब आपके पास 2 डिफेक्ट्स वाले 2 डब्बे हैं, ये फ्रीक्वेंसी 2 आ जाएगी। और अगेन अब जब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज करेंगे तो ये आपके पास 6 आ जाएगा टू रिप्रेजेंट कि आपके पास यू हैव 6 बॉक्सेस टू स्टार्ट विद। कोई बता सकता है कि इसी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए मैं अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाऊं? सर 6 से डिवाइड कर दे सब बिल्कुल। सर। तो हाँ सर ये जो हमें अकरेंसेस पता चलेंगे सर, ज़ीरो डिफेक्ट्स इतनी दफ़ा अकर हो रही हैं सर, उसको डिवाइड बाय 6 करते जाएंगे तो उससे हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। जी, तो आपने बेसिकली ज़ाहिर है जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है तो आपने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स की, या जो भी आपके पास बेसिकली रैंडम वेरिएबल है जो कि यहाँ पे नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन अ बॉक्स है, उसकी आपने लाइक्लीहुड या प्रोबेबिलिटी देखनी है। तो जो अभी हमने टेबल बनाया है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स या ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल। और फिर जब हम इसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना चाहेंगे तो उसके अंदर फिर हमें ये ज़रूरी है कि साथ ऐड करें एक कॉलम जो कि प्रोबेबिलिटी अगेंस्ट ईच वैल्यू ऑफ एक्स डिटरमिन कर रहा हो, ठीक है, ये स्मॉल एक्स होगा क्योंकि ये स्पेसिफिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल देखने के लिए, जिस तरह इब्राहिम ने कहा कि हम फाइंड करेंगे जो भी नंबर ऑफ अकरेंसेस हैं of a particular value of the discrete random variable, यहाँ पे 3 है, यानी बेसिकली आप फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते जाएंगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से, तो आपके पास जैसे यहाँ पे 0.5 आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पे आपके पास सेकंड केस में 1/6 आएगा तो दैट वुड बी अराउंड 0.167, और यहाँ पे आपके पास 1/3 आ जाएगा तो दिस वुड बी 0.333, सॉरी 2/6 आ जाएगा तो 0.333। तो अब यहाँ पे जब आप इनको सम करेंगे तो essentially अब जाहिर है कि this was 1.1666 and this was a recurring decimal। जब आप इनको add up करते हैं तो this adds up to 1। The sum of probabilities should add up to 1 always। और basically ये वाले 2 कॉलम्स हैं x के और probability of x के, ये मिलके आपको probability distribution table दे रहे हैं of the discrete random variable। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल मांगी जाए तो उसमें भी आपने रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसीज लिखनी है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मांगा जाए या प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो वो भी
हर वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल के अगेंस्ट आप इस तरह से वैल्यूज लिखेंगे। याद रखिए कि जो टेबल बनता है अगेंस्ट ईच वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल, वो इस तरह से सिर्फ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के लिए बनाया जाता है, क्योंकि अगर आपके पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा तो जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी एक वैल्यू आप उसकी उठाएंगे उस पर प्रोबेबिलिटी 0 आती है बाय डेफिनेशन, क्योंकि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। तो एक एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए अगर आप इस तरह का टेबल बनाएंगे तो हर वैल्यू के अगेंस्ट 0 0 0 आता जाएगा। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स के लिए आप इंटरवल्स इस्तेमाल करते हैं, वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे, लेकिन ये याद रखें कि टेबल्स इस तरह के सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के लिए बनते हैं, क्योंकि उनके लिए आपके पास वो स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं जो कि काउंटेबल होती हैं, जिनके ऊपर आप प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन भी दी गई है। तो अगेन इस तरह से आप हर वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे और फिर आप इस तरह से x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x का जब टेबल बनाएंगे तो दैट वुड बिकम द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो क्लास का टाइम भी कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना काफ़ी है। दिस वाज अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू रैंडम वेरिएबल्स एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स इन पर्टिकुलर। अगली दफ़ा हम इसी में देखेंगे कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस या कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स की तरफ प्रोग्रेस करेंगे। कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप लोग छुट्टी कर सकते हैं। सर नेक्स्ट क्लास में कुछ होगा? नेक्स्ट क्लास में नहीं, जो अगले हफ्ते मतलब कि अगले वेडनेसडे को जो क्लास होगी प्रॉब्ली उसमें होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आज या कल तक आप लोगों को की असाइनमेंट मिल जाए, फिर उसी की बेस पे सर अभी नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट वीक में करिए सर, हमारे मिड है नेक्स्ट वीक में लैब्स के। नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक तो हो सकता है, ईद की पूरा हफ्ता छुट्टी नहीं है। नो सर नेक्स्ट वीक से हमारे लिए मिड शुरू हो रहे हैं। हाँ नहीं, नेक्स्ट वीक तो मिड्स हैं, ठीक है, लैब्स की, और उससे अगले हफ्ते मेरे ख्याल से ईद की छुट्टियां हैं, और फिर ज़ाहिर है उससे अगला हफ्ता तो आप लोगों के क्लास के मिड्स हैं। तो फिर मैं आपको असाइनमेंट इसकी अभी दे देता हूँ। फिर ये है कि ज़ाहिर है ये टॉपिक्स मिड में इंक्लूडेड होंगे, तो फिर आप इनके सवालात उस तरह से एग्जाम सेटिंग में मिड में ही पहली दफ़ा करेंगे, और क्विज इसका फिर मिड के बाद में ले लेता हूँ। ठीक है ये। तो असाइनमेंट के कोई भी क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग मुझसे, ज़ाहिर है कि 2 हफ्ते हैं मिड से पहले भी, वो भी पूछ सकते हैं। सोल्यूशन भी मैं आपके साथ फिर शेयर कर दूंगा हफ्ते बाद, और फिर सवालात फिर आप ज़ाहिर है इसके मिड टर्म में आएंगे। मिड टर्म इजी बनाइएगा।